हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का पहला टॉपिक है न्याय कौशल। क्या है और ये क्यों चर्चा में है, देखते हैं। हाल ही में देश के पहले ई संसाधन सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे के द्वारा किया गया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस ई सेंटर का उद्घाटन नागपुर में किया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बोबडे, उनके द्वारा। ये है क्या, ये एक प्रकार का एक ई सेंटर है, यानी एक सेंटर है जहाँ पर ऑनलाइन किसी भी अदालत में कोई भी फाइल मुकदमे को फाइल किया जा सकता है। तो उसकी ये सुविधा प्रदान करेगा। इसका जो उद्देश्य है यही है कि न्याय तक सबकी पहुंच हो सके, जो इनइक्वालिटी है न्याय को एक्सेस करने में वो कम हो सके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर उनको किसी भी कोर्ट में केस करना है तो ई फाइल कर सकते हैं इस ई संसाधन न्याय सेंटर के द्वारा, जिसका नाम है न्याय कौशल। नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, फोर्टिफाइड चावल चर्चा में क्यों है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1 नवंबर से राज्य में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया है। तो थोड़े दिन पहले ही 15-20 दिन पहले इसकी घोषणा की थी कि 1 नवंबर से ये स्टार्ट किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल होता क्या है, बेसिकली चावल में आयरन जो भी चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, तो उनको जो ऐड करने का प्रोसेस होता है वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो वो जो चावल जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, ये किसी भी अनाज में किया जा सकता है, किसी भी मटेरियल में किया जा सकता है, वो फोर्टिफाइड मटेरियल कहलाता है। तो चावल में किया गया तो फोर्टिफाइड राइस हो गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो फोर्टिफाइड चावल वितरित कर रही है, इसमें आयरन और विटामिन का फोर्टिफिकेशन किया गया है, मेनली विटामिन सी का। इसको एक प्रायोगिक आधार पर कोंडागांव जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। जो बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं वो सारे पौष्टिक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं भोजन से, तो इन चावल में उनका फोर्टिफिकेशन किया गया है। और भोजन जब इन चावल को लोग ग्रहण करेंगे तो ये पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि कुपोषण से निपटने में राज्य सरकार को सहायता मिलेगी। सॉरी, मैंने विटामिन सी बोल दिया था, तो विटामिन सी नहीं बल्कि आयरन और विटामिन B12 साथ ही फोलिक एसिड का फोर्टिफिकेशन किया गया है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो उसका फोर्टिफिकेशन ऐसे खाद्य पदार्थों में संभव नहीं है जो बॉयल किए जाते हों। इन चावल में जो फोर्टिफिकेशन किया गया है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, उसके द्वारा जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार होगा। और 1 नवंबर से राज्य ने ये शुरू करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि 1 नवंबर 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये एक सांविधिक संस्था है, सामाजिक नहीं बल्कि सांविधिक संस्था होगा, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई थी। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका कार्य क्या है कि जो भी खाद्य सामग्री है उसके जो मानक हैं वो तय करना, उनका भंडारण कैसे होगा, उनका विनिर्माण कैसे होगा, वितरण, बिक्री, आयात, इन सबको नियंत्रित करना और इनके लिए मानक निर्धारित करना, ताकि लोगों को उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि हो सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, एसर यानी कि ASER। चर्चा में क्यों है, हाल ही में इस रिपोर्ट का 2020 का जो एडिशन है वो प्रकाशित किया गया। तो इसमें इस रिसर्च में क्या सामने आया उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि 2020 में कोविड-19 के कारण जो 6 से 10 वर्ष के बच्चे हैं उनके नामांकन में बहुत तेज़ी से कमी आई है। और 6 से 10 वर्ष के लगभग 5.5% बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हो पाया है।
कोविड-19 की वजह से। इसमें ये भी बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में जो नामांकन है 2018 के कंपैरिजन में 62.8 से बढ़कर 2020 में 66.4 हो गया है लड़कों के लिए। वहीं लड़कियों के लिए 70% से बढ़कर 73% हो गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लगभग 20% जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके पास कोई भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। एसर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे एक एनजीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उस एनजीओ का नाम है प्रथम, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, प्रथम एनजीओ। और इसमें मेनली भारत के जो प्रत्येक राज्य है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, सब जगह पर सर्वे किया जाता है। लोगों से मिल करके उनका पर्सनल फीडबैक लिया जाता है कि जो उनके बच्चे हैं और आसपास के बच्चे हैं वहाँ पर उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा की स्थिति क्या है। तो हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही ऑथेंटिक होता है ये जो अनुमान होता है, क्योंकि लोगों से पर्सनली जा करके इसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य क्या है कि आंकड़ों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, जिनकी सहायता से सरकार फिर आगे रणनीति बना सके। इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2005 में की गई थी। आगे देखते हैं। ICGS C452 चर्चा में क्यों है और ये क्या है? ये एक तटरक्षक पोत है। इसे भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में सम्मिलित किया गया है, तो ये चर्चा में है। ये स्वदेशी है। L&T जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसके द्वारा इसको डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ये एक तट की रक्षा के लिए सशस्त्र बल है जो कि समुद्री कानून को प्रवर्तन करने में भी मदद करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको 1978 में एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। उस एक्ट का नाम है कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। आगे देखते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में क्यों है? हाल ही में यूनेस्को के द्वारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो ये पहले से ही था, लेकिन मैप के अंतर्गत ये अभी सम्मिलित किया गया है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को का है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये इसमें नेशनल पार्क का एरिया भी सम्मिलित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। क्षेत्रफल कितना ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 2020 में मैप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको लाया गया था और 1981 में ये बनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। आगे हाँ ये वही दिया गया है। और 2007 में इसके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मैप के बारे में देख लेते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसे 1971 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य होता है कि मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंध को औपचारिक रूप देने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में मैप के अंतर्गत सम्मिलित होने वाला जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कमेंट करके बताइए भारत में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को मिला करके मैप के अंतर्गत कितने साइट्स शामिल हो गए हैं। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आज के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी। भारतीय महिला पहलवान रितु फोगाट ने हाल ही में सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता। दूसरा है कि राजस्थान सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा अमित पंघाल ने, जो भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आगे कुछ और हैं। 3 हवाई अड्डे मंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ, इनको पीपीपी की अंतर्गत जो अडानी ग्रुप है उसे 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है। और ये अडानी ग्रुप इनका संचालन, प्रबंधन और विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो देखेगा। बीसीसीआई के द्वारा
जियो को महिला T20 जो चैलेंज होगा उसका टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है, टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। इसके अलावा एक भारतीय नौसेना का एक पोत है एरावत, ये मिशन सागर के द्वितीय चरण के लिए पोर्ट सूडान पहुंचा। मिशन सागर मेनली जो भी आस पड़ोस की कंट्रीज़ हैं कोविड-19 के दौरान उनको सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एक ये पहल है। तो आज के इस करंट अफेयर्स में इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।